नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस तीसरी क्लास में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीति शास्त्र पढ़ना है उसका 5वां चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, नगरीय जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित, उसको समझेंगे। और इस चैप्टर से आए हुए पूर्व के वर्षों में जो प्रश्न हैं उसको समझेंगे, ताकि यह हम लोग को पता चल सके कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, इस चैप्टर से प्रश्न लगभग प्रत्येक साल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 1-2 साल पर बदल के जरूर आते ही रहता रहा है। ठीक है, तो यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको समझ लेना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिना समय गवाए हम लोग जैसे कि शुरुआत करते रहे हैं हमेशा की भांति MCQ क्वेश्चन से, वह शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किन किन प्रकार के प्रश्न जो है इस चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न बनता है आपका पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर यानी कि सबसे निचला स्तर जो है वह कौन है। और यह प्रश्न जो है 2021 का आया हुआ है, यानी कि पिछले ही साल जो है यह प्रश्न आया था। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला है जिला परिषद, जिला परिषद तो ऊपर का है। पंचायत समिति, पंचायत समिति जो है वह मध्य में होता है यानी कि प्रखंड पे होता है। और ग्राम पंचायत, तो यह जो है वह सबसे निचला स्तर होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये आपको दिखा दूं कि ये जो व्यवस्था है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक 3 जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की, वह तीनों स्तर में यहाँ इस क्वेश्चंस के साथ ही आपको समझा देना उचित समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप तीनों चीज़ को समझ लेंगे तो यहाँ से ही आप देखे हैं कि इसी से आपका प्रश्न था। वो 2021 का जो प्रश्न था कि पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम इकाई कौन है, तो यही था ना, ग्राम पंचायत लिखा हुआ। एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ आप समझ लीजिए कि 3 स्तर पर जो है यहाँ पे व्यवस्था चलती है। 3 स्तर पर सरकार कार्य करती है, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। एक व्यवस्था जो होती है वह ग्राम के स्तर पर होती है। ठीक है, दूसरी व्यवस्था जो होती है वह प्रखंड के स्तर पर होती है। कई जगहों में प्रखंड को खंड भी बोला जाता है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ खंड लिखा हुआ है और यहाँ हम प्रखंड बोल रहे हैं, जिसको ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, बस उसी को खंड भी कई जगहों में बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है तीसरा स्तर जो होता है वह जिले के लेवल पर होता है। मैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में अगर आपको ले कर चलूँ तो आपको बताऊं कि एक दिन का यह चीज़ें जो है वह नहीं है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, उस समय से ही पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई थी और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1947 आया भी था, लेकिन वह जो है उतना कार्य सफल जो है वह नहीं हो सका। ठीक है, बीच में फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकर के आई, जिसमें भी अच्छी ढंग से उसकी सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है ना, चाहे कारण कोई हो, कारण बहुत सारे रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कारण 1-2 रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तदुपरांत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बलवंतराव मेहता समिति गठित की 1957 ईस्वी में। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री, हालांकि आपको यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। एक आध प्रश्न बलवंतराव मेहता से बनते दिखे हैं परीक्षाओं में, मैट्रिक की परीक्षा में भी, तो इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ा आपको बता करके इसका कॉन्सेप्ट जो है वह थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो 1957 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बलवंतराव मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, तो उस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। और वही 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है अभी यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, वही पंचायती राज व्यवस्था आज भी चली आ रही है। हालांकि बाद में और सारी चीज़ें आई हैं, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ वहीं तक बातें रह गई है। बलवंतराव मेहता जो है वह पहली समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। उसके पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह चला था। ठीक है ना।
लेकिन जब कांग्रेस सरकार में परिवर्तन आता है, जब कांग्रेस से अलग कोई गवर्नमेंट सेंट्रल में बनती है, जनता पार्टी की सरकार जब 77 में आती है, तो वह सरकार जो है फिर से इस पर एक नई कमेटी गठित करती है, जिसको हम लोग अशोक मेहता समिति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये कब गठित हुई? 1977 में। इसका डेट भी आप लोग रखेंगे याद। 20 साल बाद, यानी बलवंत राव मेहता से 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति का गठन होता है। और यह अशोक मेहता समिति जो है बच्चों, वह आप जान लीजिए कि अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी बलवंत राव मेहता की सिफारिश, उसको वह काटती है, कहती है कि नहीं, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ही स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात हो गई कि 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, तो यह कौन सी व्यवस्था को हटाने की बात बोलती है? तो यह ध्यान रखेंगे, ये बीच की जो व्यवस्था है पंचायत समिति की ना, वह उसको जो है वह जरूरत नहीं उसकी समझती है, और वह मंडल पंचायत की सिफारिश करती है। एक प्रश्न यह भी बनता है परीक्षाओं में कि मंडल पंचायत की सिफारिश किस समिति ने की थी। ठीक है ना, ऊंची कक्षाओं में या कंपटीशन लेवल में भी यह प्रश्न बनता है कि मंडल पंचायत की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो वह अशोक मेहता समिति ने की थी। और कब गठित हुई है? यह 1977 में गठित हुई थी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जब वह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करता है, तो उसमें कौन नहीं है? ये बीच वाला पार्ट नहीं है, ये है, और इसको मंडल पंचायत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो खैर वहां से जो है आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको हमेशा मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाता हूं कि अगर कुछ आगे भी अगर पूछ दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा, तो आप एक सेफ जोन में रहें, उसका रिप्लाई करने में सक्षम रहें। बस यही कारण होता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने का मेरा। ठीक है ना, और इस प्रकार आप जो है कुछ अच्छे स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, 1977 के बाद ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है 1985 में आपकी एक समिति आती है, जीवे के राव समिति। ठीक है, जीवे की राव समिति आती है। फिर 86 में जो है LM सिंघवी समिति आती है। तो ये दोनों समितियां जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने पर जोर देती है कि इसको संविधान के अंतर्गत जो है शामिल किया जाए। ठीक है ना, और इसके उपरांत जो है हम लोग जानते हैं कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है, और पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है। तब जो है यह हमारे संविधान का अंग बन जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ही कल्पना की जाती है, और वही त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है आज भी चली आ रही है। और समय समय पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो है नियम बनते रहे हैं, उसमें संशोधन होते रहे हैं। अभी हम लोग बिहार में अगर हम लोग बात करें, तो बिहार में 2006 पंचायती राज व्यवस्था एक्ट जो है वह कार्य कर रहा है, और फिर 2007 जो है वह नगर पालिका से संबंधित जो एक्ट है उस कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या देख रहे थे, कुछ इसकी हिस्ट्री जानने का प्रयास कर रहे थे, एक स्टोरी के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर निचला जो स्तर है, यहाँ पर 3 चीज मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 3 स्तर पे पहला स्तर जो होता है वह ग्राम का होता है, दूसरा स्तर जो होता है वह ब्लॉक का होता है जिसको प्रखंड जानते हैं, और तीसरा स्तर जो होता है वह जिले का होता है जिसको जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ग्राम के लेवल पे होता है संस्था, उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। प्रखंड के लेवल पर जो संस्था होता है उसको पंचायत समिति बोलते हैं, और जिले के स्तर पर जो होता है उसको जिला परिषद बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किस लेवल पे कार्य करता है। तो 3 लेवल हैं, 3 क्षेत्र हैं, और तीनों के अलग अलग प्रधान भी होते हैं। पहला जो है ग्राम लेवल पर जो ग्राम पंचायत होता है उसका प्रधान जो है वह मुखिया कहलाता है। दूसरा जो लेवल है वह ब्लॉक लेवल पर है। ब्लॉक लेवल पर जो कमेटी होती है उसको पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रमुख जो हेड होता है उसको प्रमुख के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिले स्तर पर जो होता है जिसको जिला परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसका जो प्रधान होता है उसको हम लोग
अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो 3 चीज़ों का जो है यहाँ पर से प्रश्न अभी आप जस्ट देखे हैं कि बना है परीक्षा में, इसी प्रकार से जो है प्रश्न जो है वह आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न का ऑप्शन पहले हम लोग देख लें, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। आंसर तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 12वीं अनुसूची है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि अध्ययन इसको कैसे करना है। तो हमको जो है अनुसूची का अध्ययन करना है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। लेकिन समय समय पर जो है उसमें भी जो है परिवर्तन होते रहा और आज की तिथि में 12 अनुसूचियाँ वह है। ठीक है, कितने हैं? 12 अनुसूचियां जो है आज हमारे संविधान में है। तो 8 के बाद जो है 12, 4 यानी कि बढ़ गया। तो 4 वह कौन कौन बढ़ा और उसमें क्या चीजें हैं यह जानने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है वह प्रश्न ज्यादा बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो नई चीज ऐड होती है ना, वहां से प्रश्न जो है ज्यादा एग्जामिनर को पसंद पड़ता है कि ये बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये पूछा जाए। ठीक है ना। तो 9वीं अनुसूची तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता चाहूंगा कि 9वीं अनुसूची में जो है वह भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए हैं? भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रोविजंस उसके अंतर्गत की गई है। 10वीं अनुसूची में बच्चों आप जान लीजिए, दल बदल की जो व्यवस्था है हमारे के यहाँ, हम लोग जानते हैं कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह दल बदल पर जो है रोक लगाने की बात की गई है। उसके लिए जो है एक्ट लाया गया है। ठीक है ना। तो यह दल बदल की व्यवस्था जो है वह 10वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची जो है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय, जो अभी हम लोग जस्ट बात किए, उससे संबंधित है। और 12वीं जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। यानी कि जो है 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है या 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। याद रखिएगा डिफरेंस कि 73वां जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करता है। और 74वां संविधान संशोधन जो है वह नगर पालिका जो संस्था है, जैसे नगर पंचायत हुआ, नगर परिषद हुआ, नगर निगम हुआ, इन सबों की वह बात करता है। ठीक है। इस प्रकार जो है आप किसी क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे भविष्य में लाभ होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है। और यह प्रश्न कब आया है? 2021 में भी आया हुआ है, 2019 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वह राजस्थान है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार इससे संबंधित जो है कब आया है यह जानने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, यह आप जरूर जानें कि राजस्थान में कब लागू हुआ और वह कहाँ लागू हुआ। तो 1959 का वह वर्ष था और नागौर जिला है वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जयंती पर जो है उसकी शुरुआत होती है और यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख लें, कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है पटना लिख करके। ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि पटना नगर निगम के जो हेड होते हैं उसको अलग कहा जाएगा या गया नगर निगम के हेड को अलग कुछ कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह लिख करके बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा करने की बात जो है वह एग्जामिनर वहाँ पर कर रहा है। ठीक है। ऐसी बात नहीं है। तो इसको जो है वह महापौर कहा जाता है, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग जान रहे हैं कि इसको नगर महापौर के रूप में जाना जाता है और एक चीज इसको मेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे जो है और कौन सा प्रश्न आया हुआ है जी। तो देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है
पंचायती राज व्यवस्था कितने समय के लिए जो है वह कार्य करती है? 2020 का यह प्रश्न है। तो हम लोग देख लें कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। आंसर तो क्लियर पता चल रहा है कि 5 वर्ष है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा, यह जानिए कि 6 वर्ष किसका है, 7 वर्ष किसका है या 4 वर्ष किसका है, किसी का है भी या नहीं है, यह थोड़ा सा पता करिएगा। देखिए मैं यहाँ पर 6 वर्ष का आपको बता दूं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह उसके 6 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्षों पर जो है उसके 1/3 सदस्य जो है वह रिटायर करते हैं, हम लोग ऐसा जानते हैं। और 7 वर्ष और 4 वर्ष क्या किसी संस्थान का है या नहीं है, इस तरह का अगर आपको जानकारी मिलती है कि हाँ सर है, तो आप हमको इस कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके हमको बताइएगा सर कि 7 वर्ष भी किसी का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष भी किसी का कार्यकाल होता है। अभी हमको जो है यहाँ पर चीज़ें याद नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी जो है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 50% आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। कितना प्राप्त है? 50% आरक्षण प्राप्त है। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जो यह इस तरह की व्यवस्था किया है, ठीक है ना। सर्वप्रथम जो है बिहार ने ही महिलाओं को 50% पंचायती राज व्यवस्था में देने का प्रावधान किया था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था बच्चों, तो उसमें 50% की बात नहीं की गई थी, उसमें 33% आरक्षण की ही जो है वहाँ पर सिफारिश की गई है। 1/3 की बात जो है की गई है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो है हम लोग थोड़ा सा इसको जो समझ लिए हैं, है ना। यही कुछ 5-6 प्रश्न जो है अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आगे जो है हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से बने हैं, है ना। वहाँ पर भी इस चीज़ को समझेंगे। तो ये स्लाइड मैं आपको बता दिया हूँ, ये स्लाइड फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो है एक एक करके हर चीज को जो है बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे कि वहां पर किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और वह चीजें हैं क्या, ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन की बात जब आती है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के आदेशानुसार जिस राज्य सरकार में गठन होना होता है, उस राज्य सरकार के आदेश से जिला पदाधिकारी जो होते हैं वह इस तरह की घोषणा करते हैं और उसके लिए लगभग 7000 की जनसंख्या जो है अनिवार्य होती है। हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अगर कुछ उससे अलग बात करेंगे तो मैं उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके नाम में या क्षेत्र में किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वह भी जिला पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लें कि ग्राम पंचायत का जो है वह निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग जान लें कि जितने भी पंचायत होते हैं उसको कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, जिसको वार्ड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वार्ड के रूप में जाना जाता है। और प्रत्येक वार्ड से जो है एक सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? एक सदस्य जो है प्रत्येक वार्ड से चुने जाते हैं और एक वार्ड सदस्य जो है वह लगभग 500 जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। कितना करता है? लगभग 500 की जनसंख्या को वह प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि जो है वह कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह 500 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्थानों का आरक्षण जो है वह कितना होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को समझें, ठीक है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 50% से अनधिक, 50% से अनधिक यानी कि उससे अधिक नहीं,
यह देखिए थोड़ा सा लीगल टर्म्स जो होता है ना इसी प्रकार से लिखा जाता है, जो थोड़ा सा बच्चों को समझने में परेशानी होती है। लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि 50% से अधिक नहीं हो सकता है, 50% तक हो सकता है, लेकिन उससे अधिक जो है वह रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है पंचायतों में। तब अब इसको में कैसे मिलता है सर आरक्षण, यह देख लीजिए। तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चीजें, और ओबीसी, ये तीनों को जो है वह रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कैसे आरक्षण मिलता है? तो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। जितनी जिसकी जनसंख्या होती है ना, उसी आधार पर जो है उसके सीटों का जो है आरक्षण निर्धारित किया जाता है। और एक चीज यहां पर आप जान लीजिए कि जो ओबीसी होते हैं ना, उसको अधिकतम 20% तक ही आरक्षण का लाभ देय होता है। कितना आरक्षण का लाभ देय होता है? 20%। 20% से उसको अधिक नहीं देय होता है। और सबसे पहले जो है एससी और एसटी को मिल जाता है आरक्षण, उसके बाद ही उसको देय होता है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जिस वर्ग को जितना आरक्षण का लाभ मिलता है उसका 50% जो होता है वह महिलाओं को लिए भी रिजर्व हो जाता है। जैसे अगर 100 सीट के लिए आरक्षण मान लिया जाए कि किसी एससी कैटेगरी को मिलता है, तो उसका 50 सीट जो है एससी कैटेगरी के महिला को मिलेगा। समझ रहे बात को? उसी प्रकार जो अनारक्षित सीट होता है, जो रिजर्वेशन नहीं होता है, जिस पर अनरिजर्व्ड जिसको बोलते हैं, उस पर भी 50% जो है वह महिला ही आएगी। यह आपकी बातें लिखी हुई है हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है, हमारे बिहार का जो ये नियमावली है 2006, उसमें यह प्रोविजन किया गया है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है बच्चों, यह अस्थायी नहीं होती है। यह व्यवस्था एक चक्रानुक्रम में चलते रहती है। आप देखते होंगे कि कई पद पर जो है वह एससी का रिजर्वेशन होता है, कई पद पर जो है महिला का रिजर्वेशन होता है। कुछ समय के बाद जो है उसमें संशोधन होकर के वह जनरल हो जाता है। तो यह कैसे होता है? एक चक्र जो है वह चलते रहता है, और एक टाइम टू टाइम जो है उसमें जिलाधिकारी जो है राज्य सरकार के आदेशानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन, जैसा भी आदेश मिलता है उसमें अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा चीज़ें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब जो है अभी आप देखे थे कि यह प्रश्न बना है, पूछा गया है कि पंचायती राज का जो है वह कार्यकाल कितना होता है ना। 5 साल हम लोग देखे थे, वहाँ पर मैं आपको बताया था कि 6 साल किसका होता है, 7 साल और 4 साल जानने की जिम्मेवारी आपके ऊपर मैं दिया था, है ना। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि जितना भी आपका ये है इसके अंतर्गत संस्था, चाहे वह पंचायती लेवल की बात करें या नगरीय संस्थाओं की बात करें, सबका जो है बच्चों वह 5 साल होता है। आंख बंद करके मारिए आंसर, 5 साल वह सही हो जाएगा। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 साल होता है। इस प्रकार से जोड़ करके भी आप हर चीज़ को कोरिलेट करके जब चीज़ें चलेंगे ना, तो वो आपको हमेशा के लिए चीज़ें जो है याद रहती है। ठीक है, कितना साल होता है? 5 उंगलियां हैं तो 5 साल होता है, और जितना होता है सबका 5 साल होता है, किसी का कम बेसी भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात है कि वह 5 साल से कम भी हो सकता है, 5 साल से पहले भी जो है वह विघटित हो सकता है, और 5 साल से कुछ अधिक भी चल सकता है। अभी प्रेजेंट में ही हम लोग जो इलेक्शंस हुआ है बिहार पंचायती राज का, उसमें हम लोग देखे थे कि कुछ समय के लिए जो है उसका समय जो है वह बढ़ाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, है ना। और यह समय के पूर्व विघटित हो सकता है। तो वैसी स्थिति में जब विघटित हो जाए पंचायत की व्यवस्था, पंचायती राज पंचायत का कार्यकाल समय से पूर्व समाप्त हो जाए, वैसी स्थिति में तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ये ग्राम पंचायत गठित होता है वो 5 साल के लिए होता है, और उसका विघटन जब हो जाए तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और समझाना चाहूँगा, जो वह इम्पॉर्टेंट यह है कि मान लेते हैं कि किसी पंचायत का जो है वह कार्यकाल 4 बरस 6 महीना वह पूरा हो जाता है।
6 महीना उसका बच्चा हुआ रहता है, 6 महीना से एक आध दिन और मान के चलिए कि वह प्लस हो जाता है, वैसी स्थिति में बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि फिर से वह भंग जो पंचायत हो रही है उसका रिगठन जो है वह पुनर्गठन नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब 6 महीना से अगर कम समय बचा हुआ रहेगा तो फिर से वह ग्राम पंचायत पुनर्बहाल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ और क्या ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि कोई ग्राम पंचायत कार्य कर रही है, वह साल 2 साल 3 साल 4 साल में वह जो है किसी कारण से भंग हो जाती है। भंग होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वह भंग हो जाती है। तो फिर से जो है वह गठन जब इलेक्शन होकर के होगा तो जो शेष अवधि बची हुई रहेगी, मान लेते हैं कि 3 साल पर अगर कोई भंग हो गया, पुनर्इलेक्शन हुआ उसका और फिर से वह जब बहाल होगा तो वो शेष 2 साल के लिए ही वह कार्य करेगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे बात को। जब 5 साल के लिए हम लोग जान रहे हैं कि 5 साल के लिए होता है, 3 साल में वह पहले कार्य कर चुकी है, तो जो पुनर्गठन जब उसका हुआ तो शेष जो पीरियड बचा हुआ है वह उसी पीरियड के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि फिर से जो है वह 5 साल के लिए कार्य करेगी, ठीक है ना। और जब लास्ट का 6 महीना बचा रहेगा उस समय भंग होगा तो फिर जो गठन होगा तो नए तरीके से गठन होगा, वह फिर जो है वह 5 साल के लिए अपना कार्य करेगी। ये चीज़ जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो है हम लोग ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो देखिए ग्राम सभा जो होती है बच्चों, यह जान लें कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी वयस्क सदस्य होते हैं, और एक कंडीशन उसमें यह होता है कि उनका नाम जो है वह मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हैं और मतदाता सूची में आप का नाम दर्ज नहीं है तो फिर आप काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो वे जो होते हैं वह उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। और उस ग्राम सभा के सदस्य की अध्यक्षता करने की जो जिम्मेदारी होती है वह मुखिया की होती है। किनकी होती है, मुखिया की होती है। और यह ग्राम सभा का जो है वह कार्य क्या होता है कि देखिए मैं आपको सारे जितने भी अंग हैं, चाहे वह नगरीय संस्था की हो या पंचायती राज की संस्था की हो, उसका क्षेत्र जो है बड़ा होगा धीरे धीरे, लेकिन लगभग सबका काम जो है वह अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपने क्षेत्र में सौहार्द जो है बनाए रखना है, अपने क्षेत्र में जो है वह पानी की व्यवस्था करना है, साफ सफाई की व्यवस्था करना है, विद्युत की आवश्यकता जो है वह उसको उपलब्ध कराना है, शिक्षा की व्यवस्था कराना है, सिंचाई की व्यवस्था कराना है, जंगल की उपलब्धता यानी कि पेड़ पौधे लगाने की बात करनी है। ये जितने भी डेवलपमेंट के कार्य है ना, वो सब उनके द्वारा जो है वह किया जाने की बात की जाती है, ठीक है। और उसके अलावे जो है देखिए इसमें आपका जो है अब इतने सारे कार्य किया रहेगा कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो स्वाभाविक है ना कि वो अपना एक जो है बजट बनाएगा, एक योजना बनाएगा, उसको बजट बनाएगा तो फिर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वह जो व्यवस्था बनी हुई है वो सब करना पड़ता है उसको, और ये सब कार्य जो है वह मुखिया के अंतर्गत ही चीज़ें चलती है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और जो है वह लिखा गया है निगरानी समिति। निगरानी समिति में बच्चों यह आप एक चीज़ याद रखेंगे कि निगरानी समिति में पंचायत का कोई भी सदस्य नहीं होता है। पंचायत के अंदर जो लोग होते हैं उसके मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि उसके बाहर से लोग होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वह क्या क्या काम करता है, तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं या पदाधिकारी होते हैं उसको नियंत्रण जो है वह निर्देश देने का कार्य जो है वह मुखिया के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावे जो है जितनी भी तरह की रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो फिनेंशियल हो या प्रशासकीय हो, वह सब जो है उसको कराने का जिम्मा मुखिया के ही अंतर्गत होता है। उस कार्य के लिए उसको एक सरकार के द्वारा भी जो है पंचायत सचिव जिसको कहते हैं, जिसको आम बोलचाल में हम लोग कर्मचारी भी कई लोग बोलते हैं, वह जो है पंचायत में होता है। मुखिया जी के यहाँ लगभग उसका उठना बैठना भी रहता है, हम लोग देखते हैं आए दिन व्यवहारिक जीवन में भी, है ना। तो वह जो है जितने भी कार्य लेखनी का कार्य जो होता है वह वही करता है पंचायत सचिव जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावे अगर और कोई किसी तरह का कार्य पंचायत को दिया जाए तो वह भी करते हैं। अभी हम लोग पेंडेमिक के समय भी, कोरोना काल के में समय भी देखे थे कि गांव-गांव में पंचायत के द्वारा जो है वह
एक डिस्टेंस बना कर रखने का, साफ़ सफाई के लिए जो है वह सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब भी वितरण किया गया था। और अभी इस ओमिक्रॉन के दौर में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी यह सोच है कि जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है पंचायती लेवल पर जो है आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, इस पर वह ध्यान दे रहे हैं। तो आने वाला समय हो सकता है इसके प्रति कुछ निर्देश आए, यह भविष्य की बात होगी, लेकिन यह चीज़ें अभी मीडिया चैनल में चीज़ें आई थी। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग दो हालांकि एक पंचायत सचिव की तो मैं आपको चर्चा कर दिया हूँ, एक कॉन्सेप्ट आता है उप मुखिया का। उप मुखिया जो है वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उसका नहीं होता है, ये आप जान लें। उसका चुनाव जो होता है, जो सदस्य चुन करके आते हैं पंचायत में, वह अपने में बैठ करके यह निर्णय करते हैं कि आप जो है एक व्यक्ति को उप मुखिया का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, एक उप मुखिया बना दिया जाए। ठीक है, उसके लिए लोग अपना संघर्ष करते हैं कि हमको बनाया जाए, हमको बनाया जाए, लेकिन वह चुनते हैं अपने में से ही। ठीक है ना, उसका प्रत्यक्ष आम जनता के द्वारा जो है वह चुनाव नहीं होता है। ठीक है, और उस उप मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है? पंचायत के जब मुखिया अनुपस्थित रहते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, अगर मुखिया अगर कार्य करने में समर्थ नहीं है या वह अनुपस्थित है उस बैठक से या उस कार्य से, तो उसके जगह पर उप मुखिया उसके सारे कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, यानी कि मुखिया नहीं रहेगा तो सारा काम कौन करेगा? उप मुखिया कार्य करेगा। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग यह पंचायत सचिव के बारे में भी जस्ट बात किए थे कि सरकार के द्वारा जो है एक नियुक्त कर्मचारी होता है, जो पंचायत का कार्यालय है उसका देख रेख, उसका हिसाब किताब सब रखना, लिखना पढ़ना उसका कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एक चीज़ और ग्राम पंचायत में देखते हैं, ग्राम रक्षा दल को जानते हैं। हालांकि यह व्यवहार में तो मैं नहीं देखा हूं, अगर आप लोग अगर देखे होंगे तो बताइएगा कि हाँ सर हमारे पंचायत में इस तरह की व्यवस्था है, ग्राम रक्षा दल गठित है, वहाँ के एक दलपति हैं जो ग्राम के जो है निगरानी करने का कार्य करते हैं, वहाँ देख रेख कार्य करने का कार्य करते हैं। वहाँ किसी तरह की विपदा आ जाती है तो वो बढ़ चढ़ करके उसको जो है समस्या का समाधान करने का कार्य करते हैं। कई चीज़ें देखिए होती हैं, पेपर में चीज़ें चलती हैं, लेकिन वह रियल लाइफ में कहीं पर दिखती नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कहीं नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं देखा हूं, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप लोग आपके पंचायत में कहीं होगा, आप लोग मैं समझता हूं बहुत से हमारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जिसके घर में ही आपके इससे जुड़े हुए सदस्य होंगे, किसी घर का मुखिया होगा, किसी का वार्ड सदस्य हो सकता है। अभी जस्ट इलेक्शन भी संपन्न हुआ है, आप लोग बहुत नज़दीक से इसको देखे भी होंगे, है ना। तो मैं इसको नहीं देखा हूँ, बस ये आपको मैं बताना चाह रहा था। तो इसका जो सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं? 18 से 30 वर्ष का जो व्यक्ति होता है पंचायत का, जो स्वस्थ हो, जो स्वस्थ चीज का हो, वह उसका सदस्य होता है। एक दलपति होते हैं वो जिसकी निगरानी में वह सारा कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य के साथ साथ मैं आपको सभी के कार्य के बारे में एक ही बार बता देना चाहूँगा, क्योंकि बार बार आपको हर का कार्य अलग अलग बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जितना कार्य जो है ग्राम पंचायत का है उतना ही कर पंचायत समिति अपने क्षेत्र में, हाँ उसका क्षेत्र जो है बढ़ते जाएगा, उसके कार्यों में इजाफा होते जाएगा, लेकिन ये कार्य भी वो करेंगे। ठीक है ना, जैसे जिले के लेवल पर अगर जिला परिषद करेगा तो उसका क्षेत्र स्वाभाविक है कि वह बड़ा हो जाएगा, उसका जो है वह जिम्मेदारी जो है बड़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन वह कार्य ये भी करेगा, उसके अलावे कुछ उसमें ऐड भी होते जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अब बात करते हैं सामान्य कार्य, तो डेवलपमेंट वगैरह का जो है वह जिम्मेवारी पंचायत के अंतर्गत आती है। बजट बनाना है, सरकार की पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट कराना है, या गाँव में प्रचार प्रसार कराना है, ये सब सारा कार्य करता है। कृषि संबंधित भी कार्य आपका होता है। ठीक है ना, जैसे पटवन वगैरह की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, है ना, ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है, पशुपालन संबंधी कार्यों में हम लोग देखते हैं कि मछली पालन है या भेड़ पालन, शुअर पालन, इस सब की भी व्यवस्था जो है वह पंचायत स्तर से की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार वन विकास, गांव में जो है वैसे बंजर भूमि पर जो है पेड़ पौधे लगा करके हरियाली लाने का, या सड़क के किनारे जो है वह पेड़ पौधे लगा करके पर्यावरण को संतुलित करने का जो है प्रयास ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य,
कई तरह की ऐसी व्यवस्था की जाती है, जैसे जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था या यात्री के ठहरने की व्यवस्था करने के लिए जो है आवासन की व्यवस्था, जैसे रोड के किनारे अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क गाड़ी का इंतज़ार करते हैं तो ठहरने के लिए बनाया जाता है ना यात्री शेड, तो वो सब भी जो है अपने एरिया में ग्राम पंचायत बनवाता है, करता है ये सब व्यवस्था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य जो है वह ग्राम लेवल पे किया जाता है। उसके लिए जो है मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और ये हाई स्कूल तक भी वह मॉनिटरिंग करने का कार्य मुखिया के द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पर जो है ये सारे जो कार्य हैं स्वास्थ्य संबंधी आदि सारा मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये माने इस तरह के कार्य हैं जो हर स्थानीय संस्था है वह करती है। बार बार एक ही चीज़ को जो है रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है जो परीक्षा में PYQ है, यह पूछा गया है प्रश्न कि ग्राम कचहरी से आप क्या समझते हैं। तो ग्राम कचहरी आप समझ लीजिए कि पंचायती लेवल का एक निचला ही पायदान पर स्थित एक जो है वह संस्था है, जिसका प्रधान जो है वह क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। ठीक है, सरपंच कहलाता है। और यह सरपंच जो है बच्चों वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके आता है। उसकी सहायता के लिए कुछ पंच भी जो है वहाँ पर कार्य करते हैं और पंच भी जो है वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, दोनों जो है वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा वह डायरेक्ट चुने जाते हैं। हाँ, एक उप सरपंच भी होते हैं, जब सरपंच किसी कारण से उपस्थित नहीं होता है तो वो सारे कार्य जो है उप सरपंच करते हैं। और यह उप सरपंच जो है, उप सरपंच उन्हीं के पंचायत समिति के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है यहाँ पर आप जान लीजिए कि एक ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी, जो कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में हम लोग वीडियो को अमूमन जानते हैं, वह अध्यक्षता करता है उसकी उप सरपंच की चुनने में। ठीक है, और जब मान लिया जाए कि किसी कारण से एक समान अगर मत दो कैंडिडेट लड़ रहे हों कि हमको उप सरपंच बनाया जाए और दोनों को समान अगर मत प्राप्त हो जाए किसी कारण से, तो वैसी स्थिति में हम लोग अभी तक क्या देखते रहे हैं कि जो अध्यक्षता करता है वह अपना निर्णायक मत देकर के किसी को विनर बनाता है। लेकिन यहाँ पर वह कंसेप्ट याद नहीं रखना है। यहाँ पर अध्यक्षता जो कर रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। कैसे निर्णय होगा, तो फिर लॉटरी के द्वारा जो है वह निर्णय करते हैं और लॉटरी में जो जीत जाता है उसको उप सरपंच बना दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे जो है हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें और कौन कौन से चीज़ें जो है जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि वार्ड का सदस्य जो है वह 500 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार पंच भी जो है एक 500 की ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले आते हैं। अब दीवानी कहने का मतलब आपको शायद हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। दीवानी कहने से मतलब जो आपके पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ हो, रुपया पैसा से जुड़ा हुआ चीज़ हो, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ चीज़ हो, वो मामले जो होते हैं वो झंझट जब पैदा होता है उसको दीवानी मामले बोलते हैं। और फौजदारी मामले वो होते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, डंडा पटका जाए, गोली बंदूक चले, मर्डर हो जाए, वो सारे जो केस होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। जिसमें जो है ब्लड दिख जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, वो जो है वह फौजदारी मामले होते हैं। तो दोनों की सुनवाई करने का अधिकार जो है वह ग्राम कचहरी को होता है। लेकिन इसके कुछ जो है ये कमी भी है, जैसे अब 10,000 से अधिक का जो है वह मामला जो है दीवानी मामला यहाँ पर नहीं सुना जा सकता है। 1,000 से अधिक का वह दंड नहीं दे सकता है, किसी को सश्रम कारावास की सजा नहीं दे सकता है। तो ये कुछ इसकी खामियां भी है। लेकिन हाँ, स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उसको वह बहुत समझा करके जो है वहीं पर सॉर्ट आउट करने का कार्य करता है। इसके निर्णय जो होते हैं वह लिखित रूप में होते हैं और इसके निर्णय की सहायता में जो है राज्य सरकार एक न्याय मित्र की भी व्यवस्था करती है। न्याय मित्र जो होते हैं वह एक विधि स्नातक होते हैं जिनको न्याय मित्र के रूप में गवर्नमेंट बहाल करती है, जो सरपंच को विधि संबंधी जानकारी देते हैं कि हाँ यह यहाँ पर क्या नियम कहता है, विधि क्या कहता है, उस चीज़ को जो है उनको जानकारी देते हैं। ठीक है, और इसके
जो निर्णय होते हैं उसके खिलाफ आप आगे कोर्ट के शरण में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग तीसरे यानी अंतिम पायदान की ही अभी तक हम लोग बात करते रहे हैं। अभी तक हम लोग किसकी बात करते रहे हैं? निचला जो पायदान है वह ग्राम पंचायत, उसी तक अभी सीमित रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मध्य वाला जो पंचायत है, यानी कि प्रखंड स्तर पर की पंचायत जो है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मध्य स्तर पर जो है वह पंचायत समिति के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार जो है ब्लॉक को भी कई क्षेत्रों में जो है वह बांट कर करके उसका एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। और एक क्षेत्र से एक व्यक्ति जब चुन करके आते हैं तो वह एक 5000 की जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ का प्रधान जो होता है, प्रमुख होता है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इसमें दो तरह के सदस्य जो है ऑटोमेटिकली आते हैं। एक तो जो होते हैं वह पदेन सदस्य होते हैं और दूसरा जो है वह सह सदस्य होते हैं। अब पदेन कहने का मतलब आपको शायद इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पदेन कहने का मतलब हुआ कि किसी पद पर जब कोई व्यक्ति आता है, उस पद पे आने के साथ ही जो है उसको राइट जो प्राप्त हो जाते हैं वह पदेन कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत का कोई उपराष्ट्रपति जो बनता है तो वह ऑटोमेटिकली जो है वह राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है ना, या उसके पद पर आते ही जो है उसको ये व्यवस्था मिल जाती है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत का कोई जो मुखिया होता है वह मुखिया बनते ही ग्राम पंचायत समिति जो होती है ना उसका वह सदस्य बन जाता है। पदेन सदस्य जिसको बोलते हैं, यानी कि पद पे आते ही उसको वह लाभ मिल जाना, कोई भी वह आएगा वह उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो एक पदेन सदस्य के रूप में कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत से, वह उसके पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। दूसरे जो होते हैं वह सह सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। वह कौन होते हैं? तो हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत कि विधानसभा या लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं और उस पंचायत समिति के क्षेत्र से अगर वह उनका क्षेत्र आता है, जो पंचायत समिति है उस क्षेत्र में उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो वह उसके सदस्य हो जाएंगे। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य जो उस पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचक हो, यानी कि वोटर हो, तो भी उस पंचायत समिति के वह सदस्य का दर्जा उनको मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को? ये चीजें जो है यहाँ पर चीज हैं। ठीक है, आगे जो है तीन कुछ और प्रमुख चीज़ों का हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे। जैसे प्रमुख की तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उप प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उप प्रमुख को हम लोग जानते हैं कि पंचायत समिति जो होती है उसके हेड जो है प्रमुख होते हैं। प्रमुख के अनुपस्थिति में उप प्रमुख ही जो है वह सारे कार्य करते हैं। और उप प्रमुख का चयन जो है, जो पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो अपने में से ही एक व्यक्ति को जो है वह चयन करते हैं और इनकी अनुपस्थिति में ये सारे कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि पंचायत समिति जो है वह ग्राम पंचायत लेवल पर कार्य करती है, जो सरकार का कर्मी होता है। उसी प्रकार पंचायत समिति के लिए भी जो है एक कार्यपालक पदाधिकारी कार्य करते हैं, जो उप समाहर्ता स्तर के होते हैं। आमतौर पर यह व्यवस्था जो है बीडीओ के अधीन होती है। ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पर जो पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वे इसके जो है वह कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके कार्य को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि जो कार्य जो है वह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत का होता है, वही सारे कार्य जो है बड़े रूप में जो है वह पंचायत समिति करेगी, उसका बड़ा रूप जो है वह जिला स्तर पर जिला परिषद करेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं जिला परिषद की ओर। जिला परिषद भी जो है वह जिले के लेवल पर स्थित होता है। कहाँ होता है? जिले के लेवल पर। और पूरे जिले को जो है कई क्षेत्रों में बांट कर करके प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुन करके आते हैं, और वह एक सदस्य जो है लगभग 50,000 की जनसंख्या का जो है वह प्रतिनिधित्व करता है। यह याद रखिएगा, जनसंख्या वाली चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिया हूँ। यह प्रश्न बनता है कि कितनी जनसंख्या जो है पंचायत समिति के लिए होती है, कितनी जनसंख्या जो है वह एक
जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता रहता है। ठीक है, और जिस प्रकार मैं वहाँ पर आपको पंचायत समिति के बारे में बताया था कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्य जो है वह सदस्य बन जाते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के जो है निर्वाचक जो उस सदस्य के रहे हैं, उस क्षेत्र के रहे हैं, तो वो फिर उसका सदस्य बन जाते हैं। सेम कंडीशन जो है जिला परिषद के केस में भी होता है। ठीक है ना, यानी कि उस क्षेत्र से अगर बिलोंग करेंगे तो जो है वह उसके सदस्य रहेंगे। आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण की व्यवस्था भी सभी लेवल पे एक समान ही है। मैं जो आरक्षण की व्यवस्था आपको ग्राम पंचायत के संबंध में बताया था, है ना, ओबीसी SC ST के संबंध में बताया था, 50% महिलाओं के संबंध में बताया था, जो अनरिजर्व था उसका 50% महिलाओं के लिए संबंधित था। सेम व्यवस्था जो है वो हर जगह चलती है और सब चक्रानुक्रम में, यानी कि एक जो है बदलते रहता है, स्थायी नहीं रहेगा जो है वो व्यवस्था आरक्षण का, है ना, उसमें चेंजेज आते रहता है। वह राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। और ठीक है, उसी प्रकार इसका कार्यकाल भी मैं आपको बताया था कि 5 साल का होता है, लेकिन कार्यकाल कब से 5 साल होता है यह समझने की चीज है। जब पहली उसकी बैठक होती है उस बैठक से अगला 5 साल तक। ठीक है, यानी कि जब पहली बैठक होती है उस तारीख से 5 साल तक। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर अध्यक्ष हेड होते हैं और उसकी सहायता के लिए जो है एक उपाध्यक्ष होता है जो उनकी अनुपस्थिति में सारे कार्यों का निर्वहन करता है। यह टॉप लेवल का जो है वह अंग है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये सारी चीजों को मैं आपको बता दिया हूँ, स्थानों का आरक्षण, कार्यकाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक जो चीज है वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वह समझने की चीज है। जैसे हम लोग ब्लॉक लेवल में पढ़े थे कार्यपालक पदाधिकारी, और यहाँ पर क्या है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, है ना, थोड़ा सा जो है वह अंतर है। और यह जो है वह जिलाधिकारी की श्रेणी के आते हैं, जिसको हम लोग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, और आम बोलचाल में हम लोग देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं कि उप विकास आयुक्त जो होते हैं उनको ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करने की जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह क्या काम करते हैं, तो जो हमारे गांव के जो पंचायत के मुखिया का जो कार्य होता है, पंचायत के अंतर्गत मुखिया जो कार्य करता था कि उसकी जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी को निर्देश देता था, वहाँ के रिपोर्टिंग करता था, फाइनेंशियल योजना बनाता था, वो सारे कार्य जो है वह जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह करते हैं। वो अपने स्टाफ की मॉनिटरिंग करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, है ना, और कोई अगर सरकार उसको जिम्मेदारी देती है तो उन कार्यों को भी करेंगे। उसी प्रकार जो है हम लोग पंचायत लेवल पर जो ग्राम पंचायत कार्य कर रहा था तो वो जिला लेवल पर जो है वह जिला परिषद कार्य करेगा, बस उसका लेवल जो है वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस यही अंतर है मुख्य रूप से। ठीक है, और कुछ विशेष अंतर जो है वह नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी वह तीनों आपको चीज़ों की मैं चर्चा विस्तार से किया हूँ, आपको ये सारी चीज़ें जो है वह समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब जो है हम लोग नगरीय जो व्यवस्था है उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा, और उसको एक मैं यहाँ देखिए एक नए तरीके से एक कंपैरिजन टेबल के माध्यम से आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, और वो चीज़ें आपको याद भी रहेगी। कैसे याद रहेगी, देखिए हम लोग बात किए थे कि नगरीय जो संस्थाएं हैं, पहले जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उसको याद रखिएगा। जैसे यह आपसे पूछा जा सकता है कि नगरीय संस्थाएं की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है, तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1993, और किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज का किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। ये जो है फैक्चुअल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावे जो है 3 स्तर की व्यवस्था है यहाँ पर, पहला नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ पर अगर हम लोग पंचायत वाली अगर बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत था, यहाँ पर पंचायत समिति था, यहाँ पर जिला परिषद था। और ठीक उसी प्रकार यह भी जो है यह आपका वैसे एरिया से है जो ग्रामीण तो है लेकिन वह शहरी की तरफ बढ़ रहा है, तो वह ग्राम पंचायत हो जाता है। ठीक है, वह नगर पंचायत हो जाता है। जो रूरल एरिया जो शहर में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उसको क्या बोलेंगे, वह नगर पंचायत के रूप में जाना जाएगा। और जो छोटे शहर के रूप में जाने जा रहे हैं उसको नगर परिषद के रूप में जाना जाता है, और जो बड़े क्षेत्र हैं नगरीय क्षेत्र उसको नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तीनों का अंतर हो गया। अब चलते हैं दूसरा, और क्या है, गठन हेतु जनसंख्या।
तीनों के गठन की जनसंख्या कितनी आवश्यक होती है वो हम लोग जान ले। तो देखिए नगर पंचायत के लिए जो है 12,000 से 40,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 12,000 और अधिकतम 40,000 तक उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन यह है कि उस जनसंख्या का 3/4 भाग जो है वह कृषि से अलग कार्य कर रहा हो, यानी कि वह कृषि पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है ना, अन्य उद्योग धंधे में वह लगा हुआ हो, तभी जो है वह नगर पंचायत का दर्जा उसको प्राप्त होगा। उसी प्रकार नगर परिषद के लिए 40,000 से 2 लाख तक की जनसंख्या मानी जाती है। उसी प्रकार नगर निगम की हम लोग बात करें तो कम से कम उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह 2 लाख होनी चाहिए, तभी वह नगर निगम के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस तरह से स्लाइड से माध्यम से आपको किताब वगैरह में नहीं कहीं मिलेगा, मैं आपकी सुविधा के लिए इस तरह से ये तैयार करता हूँ स्लाइड की, ताकि आपको अधिक से अधिक जो है वह लाभ मिल सके। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग कार्यकाल के बारे में पहले भी मैं बताया था कि आंख बंद करके मार दीजिए 5 साल, वह सही हो जाएगा। देखिए सभी में जो है वह 5-5-5-5 ही लिखा हुआ है ना, तो सबका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि निर्वाचित प्रधान, यानी कि जो पब्लिक जिसको चुनती है वह कौन क्या कहे जाते हैं, तो नगर पंचायत का जो निर्वाचित प्रधान जो होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। और उसकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर नगर परिषद में उसको चेयरमैन बोलते हैं, और उसकी सहायता के लिए जो है वह वाइस चेयरमैन होता है। और सेम कंसेप्ट आप याद रखिएगा, वाइस चेयरमैन कब काम करेगा? जब चेयरमैन नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे ना, जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा, मुखिया नहीं होगा तो उप मुखिया काम करेगा, प्रमुख नहीं होगा तो उप प्रमुख काम करेगा। उसी प्रकार सब चीजें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होगी। इस कारण से मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करा दूंगा, बाकी चीजें जो वहां बताया था सेम इंप्लीमेंट यहाँ पर कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार जो है नगर निगम में जो प्रधान होता है उसको मेयर कहते हैं, महापौर भी कहते हैं, नगर प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी सहायता के लिए जो है उप मेयर भी होते हैं। ठीक है, अब सरकारी प्रधान की तरफ चलते हैं। तो सरकारी प्रधान जो है यहाँ पर नगर परिषद में हम लोग बात करते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, और नगर निगम में नगर आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ और देख लें। थोड़ा सा कुछ कार्य समितियां होती हैं। कार्य समिति किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ उस तरह का चीज़ नहीं देखते हैं। नगर परिषद में जो है अस्थाई समिति होती है, फिर जो है उसमें कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, और 3 से 5 जो है वह पार्षद उसके अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नगर निगम में जो है सशक्त अस्थाई समिति होती है। यहाँ पर अस्थाई समिति है और यहाँ पर सशक्त अस्थाई समिति है, और इसके अंतर्गत मेयर उप मेयर के अंतर्गत 7 जो है अन्य पार्षद भी हो सकते हैं। उसी प्रकार देखें हम लोग वार्डों की संख्या, तो वार्डों की संख्या में हम लोग क्या देखते हैं कि 10 से 25 नगर पंचायत में, 25 से 45 नगर परिषद में, और 45 से 75 जो है नगर निगम में वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब पदेन सदस्य या मनोनीत सदस्य या सामान्य सदस्य जो बात आती है, यहाँ पर उस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। विधानसभा लोकसभा में आपको बताया था कि लोकसभा या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर उस क्षेत्र में उनका निर्वाचन क्षेत्र आता है, चाहे वह अंशतः हो या पूर्णतः हो, किसी भी स्थिति में, तो वह उसके सदस्य हो जाते हैं। उसी प्रकार जो राज्यसभा के या विधान परिषद के सदस्य अगर उस क्षेत्र से निर्वाचक हैं, वोटर हैं, तो जो है वहाँ के वह सदस्य बन जाते हैं। उसी प्रकार सेम जो है नगर निगम में भी वह चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए हम लोग जो कार्य की बात करते हैं, तो तीनों का कार्य आप देख लीजिए। तीनों का कार्य मैं एक जगह ही करके दिया हूँ। देखिए जलापूर्ति यहाँ भी है, उसमें यहाँ भी जलापूर्ति आते हैं, पीने के पानी का प्रबंध यहाँ भी है। मैंने कुल मिला करके जो है आप यह समझ लीजिए कि इसका लेवल जो है थोड़ा कम, इसका लेवल उससे थोड़ा ज़्यादा, और इसका लेवल थोड़ा और उससे ज़्यादा। बस यही अंतर है। ऐसा नहीं है कि यह कुछ विशेष कार्य करता है वह कार्य नहीं करता है, या नहीं करता है तो कर नहीं सकता, कर सकता है
है ना, कर सकता है, लेकिन उसका लेवल जो है थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, ये कुछ सूची दी गई है, आप बाद में भी खुद देख करके पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज़ को कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ एक सूची और दी गई है जो आपके बिहार में नगर निगम स्थित है, 11 नगर निगम हैं अभी, वह सारे नगर निगम में कितने वार्ड हैं यह आपके बुक से ही लिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सबसे अधिक जो है वह पटना नगर निगम में 72 वार्ड हैं, वह इसमें वर्णित है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर लें, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। हालांकि मैं जितना आपको बताया हूँ उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में। तो पहला है कि नगर निगम के किन्हीं 4 कार्यों के विषय में बताइए, है ना। तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है, हम लोग कुछ उसकी सूची बना भी दिए हैं, साफ सफाई करना, बिजली की व्यवस्था करना, जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़क पुल निर्माण करना, उसके अलावे जो है वह ये पाठ गार्डन वगैरह की व्यवस्था कर करके उसको सुसज्जित रखना, है ना। उसके बाद पुल का निर्माण करके उसको सुरक्षित रखना, सड़क के किनारे जो चलने वाला ये ट्रैफिक होता है, जो आम पब्लिक जलती है, वो सब का निर्माण जो है वह नगर निगम के अधीन ही जो है वह संचालित की जाती है। कई तरह की जो है छोटे स्तर पर वह बहाली करने का भी जो है वह कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कार्य जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर फिर जो है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी 2020 में लिखने के लिए आया। महापौर कौन है, जिसको हम लोग मेयर के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो वह निर्वाचित प्रधान के रूप में जाना जाता है। इस पर बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको खूब आसानी से लिख पा सकते हैं। पंचायती राज क्या है, यह प्रश्न 2019 में आया है ना। तो हम लोग इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि जो है वह एक स्थानीय व्यवस्था है, जिसमें जो है लोकल व्यक्ति जो है वह एक स्थानीय संस्थान से जुड़ कर करके शासन की व्यवस्था को समझता है, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, कुछ सीखता है, डेवलपमेंट करने की बात वह अपना जो विचार है वह वहाँ पर रख कर करके अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट अपने ग्राम का भी कर सकता है, अपना भी कर सकता है। इस प्रकार वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें चलती है। ग्राम कचहरी से संबंधित मैं बताया था आपको कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए 2016 में यह प्रश्न आया है कि ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति क्या क्या है, वह क्या कार्य कर सकता है, वह उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ, वहाँ से आप ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है जिला परिषद के 3 कार्य लिखने हैं, खूब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। सबका कार्य लगभग एक ही है। तो ये जो है कुछ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। 5 ही नहीं, देखिए यहाँ पर 5 ही नहीं कहिए, 5 गो प्रश्न है, लेकिन कई वर्षों में आया हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है वह 4 वर्षों में आया हुआ है ना। तो 5 ही प्रश्न, 5 काइंड के जो है क्वेश्चंस हैं, लेकिन वह कई वर्षों में आए हुए हैं। अब देखिए यह प्रश्न जो है ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें, तो 21, 16, 13, 12 4 वर्षों में तो एक ही प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको आप मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न जो है इसके अंतर्गत नगर निगम की आय के प्रमुख साधन जो है वह क्या है। तो देखिए यहाँ यह चीज़ आपको मैं नहीं बताया हूँ अभी तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डील कर देना चाहूँगा कि जो टैक्सेस लगाने का लोकल स्तर पर काम होता है या पंचायत समिति पर जो कार्य होता है वहाँ पर पंचायत समिति करेगा, नगर के लेवल पर जो होता है वह नगर निगम करेगा, या जिला के लेवल पर होगा तो जिला परिषद करेगा। जहाँ पर जिसका क्षेत्र रहेगा वह अपना टैक्स लगाएगा। जैसे मेला वगैरह जो लगता है वहाँ पर लोकल टैक्स लिया जाता है ना। अगर हाट वगैरह आपके गांव पंचायत में लगता होगा तो वहाँ पर जो है पंचायत टैक्स वसूलती है। फिर जो है आपका छोटे छोटे योजना चलाई जाती है या कुछ व्यवस्था की जाती है, वहाँ से भी उनको लाभ मिलता है। उसके अलावे जो है वह सरकार भी उसको फंडिंग करती है। उसके अलावे जो है वह वहाँ की जो भूमि वगैरह होती है वहाँ पर कुछ वह लगा कर करके उससे धनोपार्जन भी कर सकता है। सिंचाई वगैरह पर भी जो है वह कुछ प्रबंध कर करके कुछ अपना भी वह डेवलपमेंट कर करके साधन कमा सकता है। इसमें
जो है वह इस तरह के लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है ना। तो अगर नगर निगम वगैरह की हम लोग बात करें तो वह हम लोग देखते हैं कि नगर निगम स्थित जो एरिया होता है वहाँ पर जो सप्लाई किया जाता है, पानी किया जाता है, उससे टैक्स लगता है। नगर निगम में स्थित जो मकान होते हैं उसका टैक्स लगता है ना। तो ये सब कुछ अलग वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि उसका एरिया बढ़ता है तो वहाँ पर उसके लाभ करने का जो है वह बनता है। कई तरह के दर दुकान भी जो है वह नगर निगम में स्थित होती है तो उसका किराया उसको मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वह चलती है। जो ठेला गाड़ी वगैरह जो लगाए हुए रहते हैं उससे भी नगर निगम टैक्स लेता है। बहुत तरह की चीज़ें जो है उसके एरिया में जो है वह अपना इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कुछ ऐसे प्रश्न जो हमको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पंचायत समिति का कार्य अभी तक नहीं पूछा गया है, तो सबका कार्य तो लगभग एक ही है, उसी प्रकार जो है आप इसका भी कार्य लिख देंगे। स्थानीय स्वशासन के महत्व का वर्णन करना है, तो पंचायत समिति देखिए स्थानीय स्वशासन का है या पंचायती राज व्यवस्था का है, सब आप एक ही तरीके से उसको जो है समझेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हड़बड़ाने की कोई बात है। ग्राम रक्षा दल का जो है अभी मैं बताया था आपको, ग्राम रक्षा दल का इम्पोर्टेंस है, इसको आप एक आध बार लिख करके प्रयास कर लेंगे अपने से। जिला परिषद के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालें, और उप मुखिया का भी जो है निर्वाचन कैसे होता है यह आप लोग समझ लेंगे। तो यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम लोग से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर बराबर हमारे पूरी टीम जो है वह कार्य कर रही है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।